और रखते हैं। लिखना, रचना, रखना, ये तीनों अपने आप इसने सीख लिया, वो किताब प्रकाशित करना सीख लिया। ये मैं जब मेरा अपना 2009 में एक गज़ल संग्रह आया था सुबह करके, उसमें फ़रत शहजाद अमेरिका से आए थे, उन्होंने मेरी इतनी आलोचना करी थी इसलिए कि मैंने शेर को तरीके से रखा नहीं था। पहला शेर कौन सा, उसके बाद कौन सा, फिर तीसरा कौन सा होना चाहिए। हम हर बार सीखते हैं और अभी हम बहुत सीखने की उम्र में हैं। गालिब से आखिरी बार किसी ने पूछा था जब वो लगभग अंतिम अवस्था में थे कि आपकी सबसे बेहतर रचना कौन सी है, तो उनका अभी तक वो लिखी नहीं है। बिताकर जब भी मरूंगा देवता बनकर पूजूंगा। तो हम जीते जीते अगर दुष्यंत आज होते तो दुष्यंत को जिंदा होते तो कोई नहीं पूछता कि आपकी रचना इतनी बेहतर है, क्योंकि जाने कितनी परियों ने मिल अर्जियां दी थी, तब खुदा ने दुनिया को ये बेटियां दी थी। कि जाने कितनी परियों ने मिल अर्जियां दी थी, तब खुदा ने दुनिया को ये बेटियां दी थी। लेकिन बड़े ही सहज, विनम्र, सरल हृदय हैं, स्तुत्य है और ये आज हमारे बीच है, तो ये हमारा मान बढ़ा है। हमने अपना मान बढ़ाया है, इस मंच का मान बढ़ा है, इस महफिल का मान बढ़ा है। इसलिए तालियां एक बार जोरदार बजाएं। अब आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में मौजूद हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं बड़े आदर और सत्कार के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूं, जिनका हृदय प्रेम, करुणा, सौहार्द, परोपकार इत्यादि दिव्य गुणों से भरा हुआ है। आकाशवाणी के उप निदेशक जैसे बड़े पद पर आसीन रहकर भी आप बहुत विनम्र और सहज हैं। जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी को बड़े मन से इन पंक्तियों के साथ मंच पर बुला रहा हूं। स्वागत का सत्कार हुआ है, एक तुम्हारे आने से महफिल का श्रृंगार हुआ है, एक तुम्हारे आने से सबके चेहरों की मुस्कानें गर्वित होकर बोल रही, आंगन ये गुलजार हुआ है, एक तुम्हारे आने से। आइए बैरवा साहब। समृद्ध मंच, परिचय आप सब उनका जान सुन चुके हैं और सामने लगभग सारे चेहरे परिचित हैं। ये बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है कि इस विद्यालय में, महाविद्यालय में इतने बड़े रचनाकार आज इकट्ठे हैं और ये साहित्य उप रचनाकार मंच की बहुत बड़ी विजय है। यहाँ 3 पीढ़ियाँ बैठी हैं और मुझे इस बात का फक्र है कि मेरी उम्र की पीढ़ी अधिक बैठी है। मेरा बचपन था जब गौतम जी ने कविता लिखना शुरू करी थी, उस वक्त का दौर था कि कहीं शादी होती थी तो बारात 3 रात रुका करती थी। आप उसमें से गवाह होंगे। उसके बाद 2 रात और फिर 1 रात, और फिर आज तो पता नहीं शादी कहाँ होती है, बाराती कहाँ होते हैं और बैंड बाजा कहाँ होता है, दुल्हन कहाँ होती है, कुछ पता नहीं। खैर, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक बार मैं एक बारात में गया था। वो बारात 2 रात रुकी थी। तो पहले दिन जाते ही जो खेत, जो गांव का किनारा होता है, मतलब जहाँ से गांव की प्रवेश सीमा होती है, वहाँ जाते ही ठंडाई और पकोड़े आ गए। फिर जाके हम बारात में बैठे तो वहाँ फिर चाय और फिर समोसे पकोड़े आ गए और खाने में 7 मिठाई थी। अगले दिन सुबह नाश्ता था, फिर दिन में 2 मिठाई और पूड़ी और छोले थे, फिर शाम को चूरम बाटी दाल थी और अगले दिन लड्डू पूड़ी लड्डू सब्जी पूड़ी और विदाई। जब विदाई हो रही थी तो मैं बैठा बैठा कह रहा था, मगर उल्टा कर दिया। आते ही पूड़ी सब्जी देनी चाहिए, अगले दिन फिर चूरम बाटी देना चाहिए, फिर अगले दिन लड्डू पूड़ी और 2 मिठाई देनी चाहिए, फिर आखिरी दिन 7 मिठाई करा के फिर विदा करना चाहिए। तो कोई सुन रहा था। तो उसने अपनी बेटी की शादी में वैसा ही किया, मैंने कहा था, मैं तो बच्चा था, लेकिन उसने अपनी बेटी की शादी वैसा ही किया। पहले पूड़ी छोले, फिर अगले दिन सुबह 2 मिठाई और लड्डू पूड़ी,
फिर दिन में चूरम बाटी और अगले दिन जब विदा किया तो सातों मिठाई और पूरे मान सम्मान से विदा किया, तो सबने वाह वाह करी। मैं जब किताब को पढ़ रहा था तो शुरुआत में मैंने रख दी, दो तीन किताब पढ़ के, मगर ये कोई ज़्यादा अच्छी की कविताएं नहीं है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ गौतम जी को कि उन्होंने बहुत सलीके से किताब सजाई है ये। जब मैं धीरे धीरे इसको आगे पढ़ना शुरू किया मैंने, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी रचनाकार की, कविता को कहाँ रखना चाहिए। हम गलती यहाँ कर जाते हैं कि हम पहले अच्छी अच्छी रचनाएं पहले कह जाते हैं, तो जो पन्ना हम पलटते हैं और वो क्या अच्छा अच्छा अच्छा, फिर एंड में जाके अरे कुछ नहीं इसमें। तो जो कहते हैं जो शाम को महफिल संवरती है तो रात आते आते वो मौसम आता है जब हम किसी और दुनिया में होते हैं। तो कविता जब अंत तक जाती है किताब, तो बिल्कुल एक अलग दुनिया में जाती है। और ये किताब अब इनकी किताब नहीं, किताब हमारी बन चुकी है। इसलिए हम जब भी, क्योंकि ये तो लिख के छोड़ दी उन्होंने, तो अब हमारे हाथ में आगे हमारी हम इससे सीखेंगे। तो मैं कह रहा था 3 पीढ़ियाँ बैठी हैं और 3 पीढ़ियों के बीच में उन्होंने, आज मातृ दिवस है, माता का दिन है, उन्होंने 3 पीढ़ियों के साथ अपना भाव, अपना संवाद जिया है, बल्कि हमारे बीच हमें महसूस कराया कि कैसे अपनी बात को एक मंच पे रखना चाहिए। 3 पीढ़ियों में एक पीढ़ी हमको आशीष देती है, एक पीढ़ी हाथ मिलाती है और एक पीढ़ी वो जिसे हम आशीष देते हैं। तीनों हमारे हाथ का खेल है, आशीष देते तो भी हाथ आगे आता है, हाथ मिलाते तब भी हाथ आगे आता है, और जब आशीष देते तब भी। तो आज इस मंच से उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, अपने दोस्त को मंच तक 2 बार बुला लिया कि मंच पे दोस्त 2 बार आ गया हूँ रोकने के लिए, आंसू रोकने के लिए, और किसी बहाने आने वाली पीढ़ी को संदेश भी दिया। तो स्वीकारना, बात को सबके सामने स्वीकार कर लेना कि मैं क्यों बना, कैसे बना, कि जाना कहाँ था पर इस मंच तक तो आ गया, ये बहुत स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़े रचनाकार है, लेकिन इतना ही स्वीकार कर रहे हैं कि मंच तक आ गया। तो कहूँगा अभी और बहुत आगे जाएंगे। जो रचनाएं उन्होंने लिखी है, मैं अक्सर यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं अक्सर आलोचना करता हूँ। आलोचना नहीं करता, मैं बताता हूँ उसमें क्या कमियाँ हैं। आलोचना मुझे आती भी नहीं है, लेकिन जो कमियाँ रह जाती हैं, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, कोई कमी मुझे लगी ही नहीं। कि हाँ, एक आध जगह ये था कि वो एक रचना जब कहते हैं तो उसका रखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है कि उस रचना को वहाँ नहीं होना चाहिए, और क्या कमी ढूंढे इसमें। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक बात बचपन की हो रही होती है, अगले दिन वो प्यार की बात हो जाती है, वहाँ थोड़ा सा चूक गए। बाकी बहुत ही अद्भुत संग्रह है ये। मैं एक रचना पढ़ के और उनकी इस जादुई लेखनी का जिक्र करूँगा। मैंने बहुत सारी मार्क करके रहा था, लेकिन मैं सारी इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि वो सब शायद पढ़ चुके होंगे। एक रचना है बांसुरी। बांसुरी दिल सभी का लुभाती रही, गीत अपने सुरों से बनाती रही। ये बांसुरी से कह रहे हैं आप, मतलब एक लिख खुद रहे हैं, लेकिन बांसुरी के माध्यम से कह रहे हैं कि बांसुरी दिल सभी का लुभाती रही, गीत अपने सुरों से बनाती रही। होठ पर जब सजे प्यार से बांसुरी, ये बांसुरी हो गया, लेकिन बांसुरी भी चलता है क्योंकि वो आगे मिला रहे हैं वो। मैं एक गीत आपने सुना होगा, मेरा पिया गया रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। रंगून को टेलीफोन से मिला है, टेलीफोन शब्द ही नहीं होता है, टेलीफोन होता है, लेकिन वो मिलाने के लिए हम रख देते हैं शब्द। तो होठ पर जब सजे प्यार की बांसुरी, प्रेम की तान से गूंजती बावरी, दर्द सहके स्वयं गीत गाती रही। तो कैसे शब्दों का मानवीयकरण हुआ इसमें, वो खुद कह रहे हैं लेकिन बांसुरी के माध्यम से कह रहे हैं। दे रही है दुआ प्रेम कर लो सभी, जिंदगी का खपा दर्द हर लो अभी, गीत की भावना जो जगाती रही, जो गीत की भावना जो जगाती सही, गीत अपने सुरों में बनाती रही।
तो कहने का तात्पर्य है कि जो गीत लिख रहे हैं खुद लिख रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे के माध्यम से कह रहे हैं। तो ये माध्यम चुनना, एक अमूर्त को माध्यम चुनना, एक मूर्त मतलब एक ऐसे को माध्यम चुनना जो बजती तो है लेकिन कोई बजाता तब बजती है, वो अपने आप नहीं बजती, उसके माध्यम से अपनी बात को कहना, ये रचनाकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही आगे तक की जितनी रचनाएं इनकी, ये जो जो आगे कविताएं बढ़ती है त्यो तो इनका मन रचनाओं के प्रति ज़्यादा सजग होता है, ज़्यादा सचेत होता है, और ये ज़्यादा गंभीरता से रचनाओं को लिखते हैं, रचते हैं और रखते हैं। लिखना, रचना, रखना, ये तीनों अपने आप इसने सीख लिया, वो किताब प्रकाशित करना सीख लिया। ये मैं जब मेरा अपना 2009 में एक गज़ल संग्रह आया था सुबह करके, उसमें फरहत शहजाद अमेरिका से आए थे, उन्होंने मेरी इतनी आलोचना करी थी इसलिए कि मैंने शेर को तरीके से रखा नहीं था। पहला शेर कौन सा, उसके बाद कौन सा, तीसरा कौन सा होना चाहिए। हम हर बार सीखते हैं और अभी हम बहुत सीखने की उम्र में हैं। गालिब से आखिरी बार किसी ने पूछा था जब वो लगभग अंतिम अवस्था में थे कि आपकी सबसे बेहतर रचना कौन सी है, तो उनका अभी तक वो लिखी नहीं है। और आज भी जब हम संतोष आनंद से पूछते हैं, हमारे बीच है, अभी जिंदा है वो, तो उनसे पूछते हैं कि आपकी सबसे बेहतर रचना कौन सी है, तो आज भी वो ये कहते हैं कि वो तो भी लिखूंगा मैं। तो ये लालसा ये बनी रहे। ये गौतम जी ने भी यहाँ मंच पे खड़ा होकर कि मैं अभी सीख रहा हूँ, रोज जी ने भी कहा साथ निभाया कि अभी तो मुझे कुछ नहीं आता। यही लेखक को जिंदा रखती है कि अभी मुझे कुछ नहीं आता। और जब हम ये जान लेते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो बड़े बड़े मंच पर जाकर वो अपने गुरुओं को भूल जाते हैं। वो ये नहीं मानते कि मुझे यहाँ तक कौन लाया है, लेकिन अंत उनका ऐसा होता है कि ना उधर के रहते ना उधर के रहते। तो हमें ये मानना चाहिए कि हम सीख रहे हैं, हमें तो बोलना भी नहीं आता, लड़खड़ाना नहीं। हमने अभी ये मान लो कि हम लड़खड़ा रहे हैं, हम बच्चे हैं, क्योंकि ये एक पूरा जीवन सिर्फ संघर्ष का जीवन है, सिर्फ सीखने का जीवन है। हमारा लेखक का जीवन तो मरने के बाद होता है। वैसे भी रामावतार त्यागी ने बहुत अच्छा कहा था कि सारा जीवन गुनाहों में बिताकर जब भी मरूंगा देवता बनकर पूजूंगा। तो हम जीते जीते अगर दुष्यंत आज होते तो दुष्यंत को जिंदा होते तो कोई नहीं पूछता कि आपकी रचना इतनी बेहतर है, क्योंकि उनमें खोट है, उनमें बहुत सारी खामियां है, लेकिन वो अपना गज़ल संग्रह लिखते ही गुजर गए थे। तो रचना उनकी आज भी हमारे बीच जीवित है, क्योंकि हम जब रचनाकार, हमारा जन्म मरने के बाद होता है। आज मातृभाषा दिवस है, 2 रचना कहकर अपने जगह लेता हूँ। यहाँ बहुत सारी मातृशक्तियाँ हैं कि जाने कितनी परियों ने मिल अर्जियाँ दी थी, कि जाने कितनी परियों ने मिल अर्जियाँ दी थी, तब खुदा ने दुनिया को ये बेटियां दी थी। कि जाने कितनी परियों ने मिल अर्जियां दी थी, तब खुदा ने दुनिया को ये बेटियां दी थी। और मेरी माँ 2011 में ऐसी स्थिति की वो गुजरने वाली थी, लेकिन और मुझे फ़ोन किया था छोटे भाई ने कि आखिरी बार माँ को देखनी है तो आजा, देखना है तो मैं ट्रेन से जा रहा था, एक रचना मैंने लिखी थी। हालांकि मेरी माँ उसके 10 साल बाद तक जी थी, लेकिन जब मैं ज़्यादा ट्रेन में तो रचना लिखी थी, वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि अम्मा तेरे बाद मुझे, मैं ट्रेन में चल रहा हूँ लिख रहा हूँ कि अम्मा तेरे बाद मुझे कौन कहेगा चांद मुझे, कि अम्मा तेरे बाद मुझे कौन कहेगा चांद मुझे, और क्या करूँगा तोड़ के तारे, क्या करूँगा तोड़ के तारे, कौन देगा दाद मुझे। क्या करूँगा तोड़ के तारे, कौन देगा दाद मुझे, और किन हाथों से मिलेगा अम्मा, किन हाथों से मिलेगा अम्मा इतना आशीर्वाद मुझे। कि कौन, ये से था कि कौन झुकाते ही सर देगा इतने आशीर्वाद हूँ मैं, और किस झोले में टंगा मिलेगा, किस झोले में टंगा मिलेगा कुल देवी का प्रसाद मुझे। माँ कुछ भी हो कैसे प्रसाद लाती थी तो एक झोले में टाँग के रख देती थी, बेटा आएगा तो मैं दूंगी। कि किस झोले में टंगा मिलेगा कुल देवी का प्रसाद मुझे, अम्मा तेरे बाद मुझे कौन कहेगा चांद मुझे। बहुत बधाई गौतम जी आपको, पूरे मंच को।